हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इस चैप्टर में हम लोग को टॉपिक पढ़ना है और फिर उसके बाद एक एक टॉपिक करके आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर 2 रहा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो देखिए, पहले हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद एक एक करके हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है टॉपिक में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई, यानी कि ये जो चैप्टर का नाम है वही सबसे पहले पढ़ना है। क्या ह्यूमन आई क्या होता है? ह्यूमन आई जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसका पार्ट्स पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन आई का कौन कौन सा पार्ट होता है। कॉर्निया क्या होता है, लेंस क्या होता है, आइरिस क्या होता है, पिपल्स क्या होता है, रेटिना क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, ये सब पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं। तो ये हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन आई एंड इट्स पार्ट, उसका पार्ट पढ़ना है और ह्यूमन आई को पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग को पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग दूर या नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो कैसे पावर को एडजस्ट करने का। पावर ऑफ एकोमोडेशन का काम क्या रहता है? पावर को एडजस्ट करने का, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब पावर ऑफ एकोमोडेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि क्या क्या विजन में डिफेक्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि डिफेक्ट्स इन विजन। उसमें क्या क्या पढ़ना होगा हम लोग को, जैसे पहला आपको बताया गया है मायोपिया। क्या? मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या? आपका इसमें नज़दीक का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। फिर सेकंड वाले में हम लोग को क्या पढ़ना होगा? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? आपको दूर का दिखेगा लेकिन नज़दीक का नहीं दिखेगा हाइपरमेट्रोपिया में। ये सब बात हम लोग करेंगे सेशन में। फिर उसके बाद प्रेस बायोपिया, ये तो और खतरनाक है। क्या? कि ना नज़दीक का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, प्रेस बायोपिया। ये होता क्यों है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ऐसे आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि एज ढल जाने के कारण से ये आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन सा? प्रेस बायोपिया, है कि नहीं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। मायोपिया क्या है, उसका काउजेज क्या क्या है, यानी कि किस कारण से वो होता है, और उसका करेक्शन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जान गए और उसका करेक्शन नहीं करेंगे तो जानने से फायदा क्या होगा। तो हम लोग को ये भी जानना होगा कि मायोपिया होता क्या है, कैसे होता है और उसका करेक्शन क्या है। फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, वो किस कारण से होता है, यानी कि उसका काउजेज जानेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग उसका करेक्शन जानेंगे, यानी कि उसका निपटारा कैसे करेंगे। फिर ये काउजेज, प्रेस बायोपिया का क्या क्या कारण है, फिर उसका हम लोग करेक्शन पर बात करेंगे। फिर उसके बाद देखिए आपका आगे क्या पढ़ना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट आगे हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद यानी कि डिफेक्ट्स इन विजन जब आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का डिस्पर्जन कैसे होगा। यानी कि एक व्हाइट लाइट आएगा और क्या करेगा, प्रिज्म से जब पास करेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वो 7 कलर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है ना। तो ये हम लोग को पढ़ने को मिलेगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पढ़ने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। अब वही लिखा हुआ है डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। कहाँ? रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ये रिफ्रैक्शन हम लोग ग्लास प्रिज्म के थ्रू पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में लाइट में, लेकिन फिर से एक बार इसमें हम लोग रिपीट करेंगे ताकि जो लोग उसको भूल भी गए होंगे यहाँ पर आपका रिपीट हो जाएगा। उसमें प्रिज्म का कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते थे, फिर उसके बाद एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम आपका इंपॉर्टेंस है कि जैसे इसमें आपको बताया गया क्या कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या आएगा, एक व्हाइट लाइट आएगा और 7 कलर में डिवाइड आ जाएगा, उसी पे चर्चा इसमें स्पेक्ट्रम पे भी है। फिर उसके बाद आपको आगे पढ़ना क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ना है आगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद हम लोग का उसका कंडीशन क्या क्या होगा, यानी कि इसमें पढ़ना है हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद उसका कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब हो जाएगा तो उसका हम लोग कंडीशन क्या क्या है उसका कंडीशन पढ़ेंगे। जब एक कंडीशन हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये तो आपका रेनबो, रेनबो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनबो क्या होता है हम लोग को देखेंगे। कभी कभी क्या होता है जब बारिश होगा और बारिश होने के तुरंत बाद आप देखेंगे क्या कि कुछ अलग ही तरह का चमक रहा है लाइट,
व्हाइट नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि कुछ, और ये भी नहीं दिखेगा कि 7 कलर दिख रहा है। वो इसलिए आपको नहीं दिखता है क्योंकि सबका क्या है, वेवलेंथ सेम नहीं है। जो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा, और जिसका वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा रहेगा उस दिखाई देगा। तो हम लोग रेनबो पर भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो इसके इफेक्ट से क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर क्या है, एडवांस सनराइज, यानी कि सनराइज एडवांस कैसे हो जाता है, यानी कि सन आपको निकलने से पहले ही लगेगा क्या, क्या हो गया, सूर्योदय हो गया, यानी कि सनराइज हो गया, है कि नहीं। और डिले सनसेट का मतलब क्या है, यानी कि सन को डूबने से पहले ही लगेगा क्या, कि सनसेट हो गया। तो ये आपका 2-2 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा हम लोग के साथ नहीं होता तो हम लोग 4 मिनट और ज़्यादा सोते हैं कि नहीं। 2 मिनट पहले क्या लगता है कि सनराइज हो गया, और 2 मिनट पहले क्या लगता है, जैसे देखिए 2 मिनट सूर्योदय होने से पहले आपको पता चलेगा कि क्या हो गया, सनराइज हो गया। और सनसेट होने के बाद यानी कि 2 मिनट तक लगेगा कि अब हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन यानी कि 4 मिनट और हम लोग एक्स्ट्रा सो सकते थे, एक कंडीशन के कारण हम लोग को पहले ही क्या लगता है कि हो गया ऐसा। फिर उसके बाद क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि स्टार ट्विंकल कैसे करता है, किस इफेक्ट के कारण करता है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे इसमें आपको बताया जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में। फिर उसके बाद हम लोग आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इस पे डिस्कशन करेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। फिर उसके बाद टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब ये क्या लिखा गया है, डिपेंडेंस ऑफ कलर स्कैटर्ड लाइट, यानी कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा तो अलग अलग कलर का जो लाइट है वो अलग अलग तरीके से स्कैटर होगा। यानी कि कोई किसी का वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्कैटर कम करेगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो स्कैटर ज़्यादा करेगा। इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। फिर आपको इसमें बताया जाएगा क्या, कि जैसे देखिए फर्स्ट में क्या बताया गया है कि डेंजर सिग्नल, क्या, डेंजर सिग्नल और साइन आर मेड इन रेड कलर, यानी कि जो डेंजर सिग्नल होता है और साइन होता है उसको हम लोग किस कलर से बनाते हैं, तो रेड कलर से बनाते हैं। इसके पीछे तो कुछ लॉजिक होगा, तो इसलिए हम लोग रेड कलर से बनाते हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका डिविएशन क्या होगा, कम होगा। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर को यूज करते हैं। या आप बहुत सारे हॉस्पिटल देखे होंगे, मेडिकल स्टोर देखे होंगे, उस पर देखते होंगे क्या, उसका जो बोर्ड लगा हुआ रहता है वो कैसा कलर का रहता है, रेड कलर का रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो आपको बहुत दूर से ही दिखाई देगा। फिर उसके बाद क्या है, कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन ए क्लियर डे, यानी कि डे लाइट में आपको क्या दिखता है, जो स्काई का कलर है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है। उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद लिखा हुआ है अपीयरेंस ऑफ स्काई टू एस्ट्रोनॉट इन दिज स्पेस। अब यानी कि बताएगा क्या कि एस्ट्रोनॉट में हम लोग को देखने को मिलता है वहां एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट होने के कारण से आपको ब्लैक कलर का दिखाई देता है कि नहीं। यहाँ बता दिया कि ब्लू कलर का दिखाई देता है, वहां ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो उसके पीछे एक लॉजिक है क्या, वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं रहता है जिसके कारण से स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। यही आपका उसका लॉजिक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, यानी कि फिर इस पे भी डिस्कशन होगा क्या, जब सन क्या होता है, सनराइज करता है या सनसेट करता है उस समय कैसा कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाता है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो उसका रीजन ये है कि जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो सन कहाँ रहता है, होरिजन के पास रहता है और डिस्टेंसेज ज़्यादा रहता है। अब उसमें क्या होगा कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वही हमारे पास तक आ पाएगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण से हम लोग रेड को देख पाते हैं, बाकी सब लाइट को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए हम लोग को उस टाइम पर रेड कलर का दिखाई देता है। इस पे भी डिस्कशन होगा आपका। फिर देखिए आगे क्या, अब यहाँ से हम लोग का एक एक टॉपिक करके यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। हम लोग पहले देख लिए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना था। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा गया है, ह्यूमन आई, बोले थे ना, यानी कि जो चैप्टर नेम है उसी को पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या, ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन आई क्या होता है। देखिए आपको बहुत अच्छा से इमेज भी बनाया गया है ह्यूमन आई का, यानी कि आपका आंख का इमेज यही है। अब ह्यूमन आई क्या होता है, देखिए पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, द सेंस ऑर्गन, क्या, द सेंस ऑर्गन डेट हेल्प अस टू सी, यानी कि जो हमारा ऑर्गन है ह्यूमन आई, ये क्या काम करता है, आई
देखने के लिए हेल्प करता है। किसको नहीं पता है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि डायमीटर ऑफ आई बॉल इज इतना है, यानी कि जो हम लोग का आंख का डायमीटर है वो कितना है, उसका आई बॉल का डायमीटर तो 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बस हम लोग को इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन जानना है क्या, कि ह्यूमन आई का हेल्प क्या है। ऐसे तो देखेंगे तो क्या बस ये डायरेक्ट एक लाइन में निपटा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, हेल्प बहुत कुछ है कि नहीं। तो ये लिखा हुआ क्या है कि हम लोग को देखने के लिए हेल्प करता है। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन आई। अब इसमें आपको बताया गया है कि कॉर्निया कहाँ पर रहता है, फिर उसके बाद बताया गया है पिपल्स कहाँ रहता है, यानी कि ये सब बताया गया है। लेंस कहाँ रहेगा, सिलियरी बॉडी कहाँ रहेगा, ये सब आप देखेंगे। ऑप्टिक नर्व से फिर लास्ट में सब कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो चीज देखेंगे उसको डिसाइड करेगा कि आप देख क्या रहे हैं, है कि नहीं। तो वहां इसीलिए ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट है। अब देखिए यहां से आपका चालू होता है ह्यूमन आई, देख लिए आप ह्यूमन आई का काम क्या है। अब यहां से पार्ट उसका चालू, अब क्या होगा, पार्ट्स एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन आई का फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, सेकंड क्या कर रहा है, उस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो पहला आप देखेंगे क्या, कॉर्निया का क्या काम है, तो पहले उसको हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट वाले में क्या लिखा गया है, कर्निया, तो यानी कि इसका काम क्या है। तो कर्निया का आप काम देखिए, इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है और ये क्या करता है, मोस्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्शन करने का काम करता है, रिफ्रैक्ट करने का काम करता है। कौन, कर्निया। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेंस, इट इज द कंपोज ऑफ ए फिब्रस जेली लाइक मटेरियल्स, कैसा मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल्स, प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कैसा इमेज देगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज देगा ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। इमेज हम लोग का कहाँ फॉर्मेशन होता है, तो रेटिना के पास होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस डेट द कन्वर्स द लाइट एट रेटिना, और ये लेंस को क्या बोला, कन्वेक्स लेंस, और ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा लाइट को कहाँ पर, रेटिना के पास करेगा। तो ठीक है, लेंस का क्या यूजेज है, ये आपका इमेज बनाने का काम करेगा, और कहाँ पर बनेगा, तो रेटिना के पास बनेगा। ठीक है, ऐसे आपका सारा पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन आप मेन मेन पॉइंट को इसमें जरूर याद करेंगे। फिर आपका क्या लिखा हुआ है, आइरिस क्या होता है, तो इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट द कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, यानी कि किसका साइज कंट्रोल करने का काम करता है, कौन, आइरिस, पीपल का साइज कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि कितना लाइट हमको चाहिए, ठीक है ना, और उस हिसाब से उस साइज को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। फिर लाइट पे कंट्रोल भी बताया जाएगा आपको कि लाइट पे कंट्रोल किसका रहेगा। देखिए इसमें आपको बताया जाएगा कि लाइट पे कंट्रोल किसका रहेगा। तो बताया गया है क्या कि पिपल्स में क्या होगा, देखिए पिपल्स में क्या होगा कि इट इज द विंडो ऑफ आई, ये क्या है, एक तरह से आंख का खिड़की बोल रहा है क्या, कि यानी कि विंडो है, कितना खुलना चाहिए और कितना नहीं, यानी कि लाइट का अमाउंट को यही डिसाइड करेगा। बोल रहा है कि इट इज द विंडो ऑफ आई, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग, यानी कि कितना लाइट चाहिए और कितना नहीं चाहिए, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन करता है, पिपल करता है। फिर उसके बाद रेटिना का क्या यूजेज है, देखिए उसका क्या लिखा गया है, इट इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसेटिव सेल, यानी कि कैसा है, एक बहुत सा मुलायम यानी कि नाजुक मेम्ब्रेन है, और ये बहुत सारा लाइट। अब इसमें देखिए रेटिना में होता क्या है, लाइट तो बहुत सारे आएंगे, उसमें डिसाइड करने का एक काम करता है। टू टाइप्स का आपका रेटिना में होता है सेल, कैसा, एक होगा आपका रॉड सेल, दूसरा क्या होगा, कोन सेल। रॉड सेल का काम क्या रहेगा, वो इंटेंसिटी को मेजर करेगा, किसको करेगा, इंटेंसिटी को मेजर करेगा, और दूसरा क्या करेगा, कोन सेल जो होगा वो कलर को मेजर करने का काम करेगा, क्या करेगा, कलर को मेजर करने का काम करेगा। तो रॉड सेल जो होगा इंटेंसिटी मेजर करेगा, और जो कोन सेल होगा वो कलर मेजर करेगा। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद ये पॉइंट बहुत आसान है, क्या बोल रहा है कि फार पॉइंट क्या होता है, तो फार पॉइंट से तो पता चल रहा है कि दूर का बात कर रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली फार पॉइंट ऑफ द आई, यानी कि हम लोग का वैसा डिस्टेंस मैक्सिमम जहां तक हम लोग क्लियरली देख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फार पॉइंट बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर ए नॉर्मल एडल्ट आई
इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटिव, यानी कि आपका फार पॉइंट कहा जाए तो क्या है, इन्फिनिटी है। खुले आंख से आप पूरे देख सकते हैं, इन्फानाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। वही बोलना चाह रहा है कि फायर पॉइंट क्या है, इन्फानाइट है हम लोग का। ठीक है, फिर देखिए आगे। जब हम लोग फार पॉइंट देख लिए तब फिर किसका बात करेंगे, नियर पॉइंट का बात करेंगे। देखिए आपका नियर पॉइंट के बारे में अब है, क्या लिखा हुआ है कि नियर पॉइंट ऑफ, नियर पॉइंट बताइए और लिस्ट डिस्टेंस बताइए, किसका, तो विजन का। तो वही लिखा हुआ है कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सी मोस्ट डिस्टेंटिवली विदाउट स्ट्रेन। कहने का मतलब क्या, बिना किसी चीज का हेल्प लिए आराम से दिखे, कितना मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए। तो फॉर ए नॉर्मल एडल्ट आई द वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। कितना रहना चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए और मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा इन्फिनाइट है, यानी कि वहां तक हम देख सकते हैं, मिनिमम 25 पर और मैक्सिमम इन्फिनाइट पर। तो वही लिखा हो गया है क्या, कि रेंज ऑफ ह्यूमन विजन, यानी कि हम लोग का आंख का क्या रेंज होगा, तो 25 से लेकर के इन्फानाइट तक होगा। कहां से कहां तक, तो 25 से लेकर के इन्फानाइट तक होगा। ये हम लोग को पता रहना चाहिए। ये आपका हो गया रेंज ह्यूमन आई का। फिर देखिए उसके बाद क्या है, अब यहां से आपको बताया जाएगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। क्या, कि यानी कि आई लेंस का एबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी कि फोकल लेंथ को जो एडजस्ट करने का काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलेंगे। फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, यानी कि फोकल लेंथ को चेंज किया जा सकता है किसके हेल्प से, तो सिलियरी मसल के हेल्प से। फिर क्या लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ इंक्रीजेज व्हेन सिलियरी मसल गेट रिलैक्स्ड एंड द लेंस गेट थिन। अब बोल रहा है क्या, कि फोकल लेंथ हमारा इंक्रीज कर जाएगा किस कंडीशन में, जब क्या होगा, यानी कि लेंस क्या हो जाएगा, थीन हो जाएगा। लेंस थीन होने का मतलब क्या, वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। देखिए थीन और थिक होने का मतलब क्या है, थीन होने का मतलब कुछ इस तरह से है और थिक होने का मतलब कुछ इस तरह से है कि नहीं। तो इसी में बताया जा रहा है कि जब थीन होगा तो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, और जब थिक होगा, देखिए फोकल लेंथ डिक्रीजेज, फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा किस कंडीशन में डिक्रीज करेगा, तो व्हेन सिलियरी मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंस गेट थिक। यानी कि जब क्या हो जाएगा, उसका लेंस थिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उस समय, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं। ये आपको बताना चाह रहा है से हम लोग कि आंख में क्या क्या डिफेक्ट होता है, यानी कि हम लोग को उससे परेशानी होगा। अब उस डिफेक्ट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद किस कारण से डिफेक्ट होता है उसका काउजेज जानेंगे, और उसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, देखिए सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है डिफेक्ट इन विजन में, वो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, मायोपिया, यानी कि नियर साइटनेस। क्या, नियर साइटनेस, यानी कि मायोपिया का मतलब होता है मेरेपिया, यानी कि इसमें बताया जाता है आपको क्या, कि नज़दीक का चीज़ क्लियर दिखेगा और दूर का चीज़ नहीं दिखेगा। देखिए आपका स्टेटमेंट में लिखा गया है क्या, कि ए मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि नज़दीक का ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिखेगा, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। मायोपिया का मतलब यही होता है क्या, कि जो मायोपिक पर्सन होगा उसको नज़दीक का चीज़ एकदम साफ सुथरा दिखाई देगा, लेकिन दूर का चीज़ क्लियरली नहीं दिखाई देगा। फिर बोला क्या गया है कि द इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना, यानी कि जो उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रेटिना से पहले हो जाएगा, उसका यही कंडीशन है। मायोपिया का क्या है कंडीशन, जो उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रेटिना से पहले हो जाएगा। अब मान लीजिए कैसे आपका ह्यूमन आई हो गया, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हमको इमेज का फॉर्मेशन हमेशा रेटिना के पास होना है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मेशन उसका, कहाँ पर हो जाएगा, रेटिना से जस्ट
कुछ पहले ही हो जाएगा। तो ये किसका कंडीशन हो गया? तो ये हम लोग बोलेंगे मायोपिक आई का कंडीशन हो गया। किसका हो गया? मायोपिक का हो गया। मायोपिक आई का एक कंडीशन हो गया। तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आएगी। फिर बोला गया क्या? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स, यानी कि काउजेज इसका क्या क्या है वो बता रहा है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स, यानी कि जो आइलैंड्स का कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है। फिर इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, और जो आईबॉल है वो इलोंगेट कर जाता है। ये इसका दो मेन रीजन है। ठीक है। फिर देखिए आगे हम लोग को, देखिए सब तो जान गए कि मायोपिक होता क्या है, यानी कि मायोपिया में क्या होगा? नजदीक का चीज दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। लेकिन उसका रीजन भी जान गए तो करेक्शन भी जानना होगा। क्या बताया गया है करेक्शन में उसका? देखिए करेक्शन में आपको क्या बताया गया है? करेक्शन में बताया गया कि इट इज डन बाय यूजिंग कनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, यानी कि एप्रोप्रिएट पावर कहने का मतलब कि वो पावर जिसके अनुसार हम लोग सेट करेंगे। तो आखिर यही लेंस क्यों यूज करेंगे? कनकेव लेंस को क्यों यूज करेंगे? क्योंकि कनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्जिंग लेंस है। कनकेव लेंस क्या है? तो कनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। और जब यानी कि पहले बन जा रहा है, रेटिना से पहले बन जा रहा है इमेज, तो उसको डाइवर्ज करेगा ताकि उसको रेटिना पर बने। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है, ठीक है। एक स्टूडेंट क्या कर लेता है, कोई चीज को आप मान लीजिए को 4 घंटा में याद कर लेता है, और दूसरा स्टूडेंट क्या करता है? 6 घंटा में याद करता है। तो जो 6 घंटा में याद करता है वो क्या चाहेगा कि जो मेरा दोस्त है वो भी 6 घंटा में याद करे। तो उसके लिए क्या करेगा? वो उसको डाइवर्ज करने का काम करेगा। किसी तरह से वो क्या करेगा? उसको डाइवर्ज करने का काम करेगा। तो यही यहां पर हो रहा है क्या कि यानी कि मायोपिक आई में क्या होता है कि रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। तो जब हम लोग डाइवर्जिंग लेंस को लगाएंगे तो क्या होगा? रेटिना से पहले ना बन करके रेटिना के पास बनेगा। इसलिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। और जब भी डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे तो यानी कि आपका क्लियर हो गया कौन सा लेंस? तो कनकेव लेंस है कि नहीं? तो आपका कनकेव लेंस यूज होगा, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस यूज होगा। ये तो क्लियर हो गया। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? इन ए मायोपिक आई, कौन सा आई? इन ए मायोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी कि जब हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है कि नहीं? एंड नॉट ऑन द रेटिना, रेटिना पर नहीं बनता। अरे जब रेटिना पर बन ही जाएगा तो फिर डिफेक्ट कहां से? यानी कि रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। ये देखिए आपका कंडीशन दिया गया है, कितना अच्छा से आपको बताया गया है कि ये आपका क्या हुआ? ह्यूमन आई हुआ है कि नहीं? देखिए कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहां से आपको बताया गया है ह्यूमन आई है, और इसमें आपको दिखाया गया है कि लाइट ऐसे जा रहा है कि रेटिना से पहले। अब इसमें बताना क्या चाह रहा है इमेज का? आप देखेंगे, ध्यान देंगे क्या इमेज का मतलब इसमें क्या है। यहां पर यदि एक्चुअल हेल्दी आई रहता तो यहां पर बनता रेटिना के पास, लेकिन एक्चुअल ना होने के कारण से, मायोपिक का डिफेक्ट होने के कारण से क्या हो रहा है? रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। तो यही हमको बात को समझना है, यानी कि इसमें क्या होगा? मायोपिक वाले में रेटिना से पहले बन जाएगा, ठीक है ना। और इसका जस्ट उल्टा होता है, जब आप हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा? रेटिना से जो पहले बन रहा है ना वो इसमें बाद में बनता है हाइपरमेट्रोपिया में। बस दोनों के बीच में यही डिफरेंस है, इसमें पहले और उसमें बाद में बनता है। तो ये हम लोग तो देख लिए। फिर देखिए आगे का बात। अब देखिए आपका क्या लिखा हुआ है करेक्शन में? क्या लिखा हुआ है करेक्शन में? आपका लिखा हुआ है कि करेक्शन ऑफ मायोपिया, यानी कि मायोपिया का क्या करेक्शन है वो बात लिखा है। तो क्या है? द कनकेव लेंस प्लेसेड इन द फ्रंट ऑफ आई फ्रॉम ए वर्चुअल इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट ए फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। अब कहना क्या चाह रहा है? यानी कि जो रास्ता है ना जहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है उसके बीच में हम लोग क्या लगा देंगे? कौन सा लेंस लगाएंगे? तो कनकेव लेंस लगाएंगे। अभी इस पे चर्चा की है कि कनकेव लेंस ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये रे को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। और जब डाइवर्ज करेगा तो जो पहले मिल रहा था अब कहां मिलेगा? अब रेटिना के पास मिलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो कनकेव लेंस यूज करेंगे। ये आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए। कौन सा लेंस? कनकेव यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर का हमको लेंस का जरूरत है। तो यहां से हमारा ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्शन हो जाएगा। देखिए अब क्या देखने को मिलेगा? अब जब ये लेंस आप यूज करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा?
अब हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रहा है। अब क्या देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में ये यहाँ जा रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? तो ये देखने को इसलिए मिलेगा कि ऐसे डाइवर्जिंग में क्या होता है कि डाइवर्ज करता है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि बैकवर्ड में आ रहा है कि नहीं? तब इसको पता ही नहीं चलेगा कि हम दूर का देख रहे हैं कि नजदीक का देख रहे हैं, यानी कि ये तो इसके साथ धोखा हो रहा है। अब इसको लगेगा कि हम नजदीक का देख रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आराम से देख लेगा उसको, ले ये जानता कि हम दूर का देख रहे हैं, तब तो ये नजदीक के कारण क्या होता है, इसको आराम से देख लेता है, यानी कि जो इसका इमेज बनता है अब रेटिना के पास बनता है कि नहीं? ये आपका करेक्शन है कि हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस यूज करेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, इमेज का जो फॉर्मेशन है वो रेटिना के पास होने लगेगा। ये आपका, फिर उसके बाद देखिए अब हमारा आता है सेकेंड पार्ट, क्या, हाइपरमेट्रोपिया। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, आपको पहले ही बता दिए क्या कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में ज्यादा का फर्क नहीं है। मायोपिया में बताया गया आपको क्या कि मेरे पिया यानी कि उसमें नजदीक का चीज दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है कि हाइपर हो गया, कोई मेट्रो में जाते जाते तो दूर का भी क्या कर लेगा, वो चीज को कवर कर लेगा, यानी कोई गुस्सा में है तो दूर का चीज भी उसको दिखाई देगा, ठीक है ना? तो हाइपरमेट्रोपिया में आपको बताया जाता है क्या, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हो गया कि ये क्या होगा, दूर का चीज इसको दिखाई देगा और नजदीक का नहीं दिखाई देगा। देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है क्या कि अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसको ये इफेक्ट हो जाएगा, इससे जो क्या हो जाएगा, इसका डिफेक्ट जिसमें रहेगा उस पर्सन को क्या होगा कि दूर का चीज एकदम क्लियर दिखाई देगा, लेकिन क्या होगा, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन नजदीक का उसको क्लियर नहीं दिखाई देगा, ये उसका एक बुराई है कि नहीं? फिर क्या लिखा हुआ है, द नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे, यानी कि जो इसका नियर पॉइंट है वो क्या हो जाता है, अवे चला जाता है, उससे दूर चला जाता है, यानी कि नियर पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसको नजदीक को दिखाई ही नहीं देता है, दूर का दिखाई देता है। फिर क्या लिखा हुआ है, इमेज इज फॉर्मेड बिहाइंड द रेटिना। और इसका एक और बात जो है वो अभी बताएं क्या कि जैसे मायोपिया में क्या होता था, रेटिना से पहले बनता था, अब इसका इमेज जो है रेटिना के बाद में बनेगा। आखिर तो इसमें भी डिफेक्ट आ ही गया। हमको हमेशा कहाँ बनना चाहिए, रेटिना के पास बनना चाहिए। आगे बनेगा तो भी दिक्कत, पीछे बनेगा तो भी दिक्कत, तो हमको बनाना कहाँ है, देखिए जैसे आपका ये हो गया ह्यूमन आई, ठीक है, रफ डायग्राम है, आप हमसे अच्छा बना लेंगे कोई बात नहीं। फिर क्या करेंगे हम लोग, देखिए सिंपल आपको जैसे बताया गया है, यहाँ पर रेटिना है, अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, अब हम लोग इसी को बोलेंगे क्या कि यानी कि कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है, जिसके कारण से रेटिना पर ना बन के यहाँ पर बन रहा है, रेटिना के बाद में बन रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा कि रेटिना से दूर बन रहा है कि नहीं? अब उसमें क्या होता था, मायोपिक वाले में यहां पर बनता था, मायोपिक वाले में, और हाइपरमेट्रोपिया वाले में क्या हो रहा है, आपको रेटिना से बाद में बन रहा है। ये किसके लिए कंडीशन है, तो ये हेल्दी वाले के लिए है कि नहीं? ये किसके लिए है, तो ये हेल्दी वाले के लिए है। ये आपको सब पता रहना चाहिए। अब देखिए क्या लिखा गया है कि नियर पॉइंट तो बता दिया गया, इमेज का बता दिया गया कहाँ इमेज बनेगा। अब इसका जो मेन रीजन है वो क्या लिखा हुआ है, काउजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि इसका कारण क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग, यानी कि जो इसका फोकल लेंथ रहता है बहुत क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, वो बता रहा है। फोकल लेंथ बड़ा हो जाने का मतलब क्या हो गया बताइए, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। फिर क्या बोला है कि आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, और जो इसका आई बॉल है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसका दो मेन पॉइंट है, क्या क्या कि फोकल लेंथ जो आई लेंस का रहता है वो बड़ा हो जाता है, और जो आई बॉल है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। एक कंडीशन हम लोग याद रखेंगे, और एक क्या रखेंगे आप कि जब भी इसका इमेज फॉर्मेशन होता है तो रेटिना से बाद में होता है, और उसमें क्या होता था, मायोपिक वाले में रेटिना से पहले होता था, ठीक है। और इसका डिफाइन क्या था कि इसमें दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए इसका हम लोग करेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि डिफेक्ट पढ़ लेने से तो होगा नहीं, करेक्शन भी हम लोग को जानना पड़ेगा। अब इसका कैसे इलाज किया जाएगा वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो मेन पॉइंट इसका क्या है कि करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि इसका करेक्शन कैसे किया जाएगा। जान तो गए कि ये डिफेक्ट है, लेकिन इसका करेक्शन करने का उपाय क्या है।
तो यूज कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे? कन्वेक्स। आखिर कन्वेक्स क्यों करेंगे? तो कन्वेक्स का काम रहता है कन्वर्ज करने का। कन्वेक्स का क्या काम रहता है? कन्वर्ज करने का। और इसमें यही एक बुराई है क्या, कि टाइम पर कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है कि नहीं? जैसे जो एग्जाम्पल उसमें दिए थे वो एग्जाम्पल एक बार फिर से सुनेंगे क्या? मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है किसी चीज को 4 घंटे में याद कर ले रहा है, और कोई बच्चा क्या कर रहा है? 6 घंटा में याद कर रहा है। और जो 6 घंटा टाइम ले रहा है उसको क्या चाहिए? वो माइंड को कन्वर्ज करे, इकट्ठा करे, ताकि वो भी 4 घंटे में याद कर ले। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? यानी कि यही काम यहाँ हो रहा है। कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेगा तो क्या, जो रे देर से वहां पर आ रहा है रेटिना से, बाद में आके इकट्ठा हो रहा है, वो क्या होगा? रेटिना के पास हो जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस यूज क्यों करेंगे? क्योंकि ये काम करेगा कैसा? कन्वर्जिंग लेंस का काम करेगा। तो यहां पर हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। फर्स्ट वाले इमेज में बताया गया है आपको कि जो मेन हेल्दी आई रहेगा वो आपका एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे बनेगा। कहां पर बनेगा? रेटिना के पास। देखिए कैसे बनाया गया है। एकदम आपके रेटिना के पास रहेगा, है कि नहीं? फिर देखिए दूसरे वाले में आपको बताया गया है क्या, कि जो हाइपरमेट्रोपिया वाला आई रहेगा उसका कंडीशन क्या रहेगा? ऐसे रेज आएगा लेकिन वो पीछे जाकर के मीट करेगा, है कि नहीं? यही तो इसका बुराई है कि रेटिना के पास नहीं बनता है, देर से पीछे जाके बनता है। लेकिन जब हम लोग क्या कन्वेक्स लेंस को यूज कर लेंगे, यानी कि वो उसका करेक्शन हम लोग कर लेंगे, तब फिर क्या देखने को मिलेगा इस लेंस को यूज करने के बाद? कि जो ऐसे जा रहा था अब फिर से एक्चुअल हेल्दी आई की तरह बिहेवियर करने लगा। आप ऐसे ले ले जाएंगे, देखिए एक बार फिर से। कोई बात नहीं, रफ डायग्राम है। अब आपको देखने को क्या मिला कि जब करेक्शन हम लोग कर लिए, ये लेंस का यूज किए, तो हम लोग का कहां पर बन रहा है? तो रेटिना के पास बन रहा है। देखिए शुरू टाइम में क्या था, ये जब हमारा हेल्दी आई था तो रेटिना के पास बन रहा था। फिर ये हाइपरमेट्रोपिया वाला आई था तो क्या हो रहा था? रेटिना के बाद में बन रहा था। और फिर जब देखें कि हम लोग इसका करेक्शन कर दिए, फिर से इसका सुधार हो गया, तो फिर से कहां बनने लगा? रेटिना के पास बनने लगा। तो यही तो इसका खास बात है कि जब इसका करेक्शन कर दिए तो हेल्दी आई की तरह बिहेवियर करने लगेगा। अब देखिए इसका, अब हम लोग को जो आया, अब इसका देखिए क्या डिफेक्ट है। ये कुछ अलग ही है, प्रेस बायोपिया। अब इसमें क्या देखना है? देखिए मायोपिया में तो समझ गए क्या, कि नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में समझ गए क्या, कि दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। ये तो अलग ही है क्या, इसमें दोनों खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, प्रेस बायोपिया में क्या लिखा गया है उसको भी एक बार हम लोग देखते हैं। प्रेस बायोपिया में आपको बताया गया है क्या, कि जब भी प्रेस बायोपिया होगा तो इसका मतलब कि ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। क्या लिखा हुआ है कि इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। अब ये क्या बताना चाह रहा है? बोला कि ऐसा है विजन का डिफेक्ट जिसमें क्या होता है, जो ओल्ड पर्सन रहते हैं वो नजदीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। आखिर क्यों? लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन है जो उनका खत्म हो जाता है, यानी कि वो देखने के लिए अब समर्थ नहीं रहता है, अब पॉसिबल ही नहीं है उनसे। तो इसलिए क्या हो जाता है उसका, अब धीरे धीरे देखिए ये इसका इफेक्ट देखने को मिलता है उनका। कौन सा? प्रेस बायोपिया में। तो प्रेस बायोपिया में बस एक ही नहीं होता है कि नजदीक का, बस दोनों होने लगेगा। देखिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली। अब इसका मतलब क्या है? देखिए बैक चला जाएगा, वो पीछे की तरफ चला जाएगा। एंड रिसीट्स का मतलब होता है बैक, बिकम्स मच मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे, यानी कि अब 25 सेंटीमीटर से क्या चला जाएगा? दूर चला जाएगा। यानी कि इसका रीजन है प्रेस बायोपिया का। नजदीक का नहीं दिखेगा उनको, अब दूर थोड़ा सा करके क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। फिर क्या है? काउजेज ऑफ प्रेस बायोपिया, यानी कि प्रेस बायोपिया के कारण क्या क्या है कि नहीं? तो काउजेज भी हम लोग जानेंगे क्या है काउजेज इसका मेन। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल, यानी कि लगातार सिलियरी मसल का कमजोर होने के कारण से क्या होता है, हमारा प्रेस बायोपिया का कंडीशन हो जाता है। क्यों? अब देखिए आपका जब एज ढलेगा तो क्या पावर ऑफ एकोमोडेशन का कमजोर होने का मतलब क्या? सिलियरी मसल भी आपका कमजोर पड़ेगा। और जब पावर ऑफ एकोमोडेशन कमजोर पड़ेगा, सिलियरी मसल कमजोर पड़ेगा, तब तो ये देखने को मिलेगा ही। तो वही बोल रहा है कि ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आईलेंस।
और जो आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जो लचीलापन है, वो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ मतलब क्या है, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे आप दूर का देखना चाहते हैं तो उस तरह से पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, और नजदीक का देखना चाहते हैं उस तरह से पावर ऑफ एकोमोडेशन एडजस्ट कर लिया। और जब ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा ना, तो ये बड़ी दुख का बात है क्या, जब ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा तो नजदीक वाले देखने के लिए सोचते रह जाएंगे, लेकिन वो उस तरह से सेट ही नहीं कर पा जाएगा। और जब आप दूर का देखेंगे तो दूर में भी नहीं सेट कर पाएगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगा। यही इसका मेन डिफेक्ट है, क्या, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल, और इसका क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कमजोर पड़ जाता है। इसका दो मेन रीजन यही है। फिर देखिए आपको आगे क्या बताया गया है इसमें। अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे, देखिए पहले सब डिफेक्ट पढ़ रहे हैं और उसका हम लोग करेक्शन भी कर दे रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि वो भी जरूरी है। जब जान गए डिफेक्ट तो करेक्शन क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए इसका करेक्शन भी हम लोग करेंगे। क्या लिखा हुआ है, करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया, क्या, प्रेस बायोपिया का करेक्शन कैसे होगा, है कि नहीं। तो आपको बताया गया क्या कि यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस, ऑफ है सुटेबल पावर, सुटेबल पावर के अनुसार। अब ये नहीं कि लेंस यूज कर लिए, पावर उसका कुछ है ये नहीं है, तो क्या, सुटेबल पावर के अनुसार उस लेंस का यूज करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स ए पर्सन में सफर फ्रॉम द बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। यही तो बात उतना देर से बता रहे हैं, क्या, कि प्रेस बायोपिया में आपको दोनों देखने को मिल सकता है, क्या, मायोपिया वाला रीजन भी और प्रेस बायोपिया वाला भी। तो इसी के कारण से इसमें क्या किया जाता है, बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। अब बाइफोकल लेंस क्या होता है, यानी कि दोनों, क्या, कनकेव भी यूज करेंगे और कन्वेक्स भी यूज करेंगे। वही बताना चाह रहा है, क्या, कि सच पीपल रिक्वायर बाइफोकल लेंस फॉर ए करेक्शन, यानी कि इसका करेक्शन जब करना होगा हम लोग को तो बाइफोकल लेंस का यूज करना पड़ेगा, दोनों चीज का यूज करना पड़ेगा, कनकेव का भी और कन्वेक्स का भी। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब एक होता था तो एक लेंस का यूज करते थे, और जब दोनों हो रहा है, मायोपिया भी हो रहा है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो रहा है, तो हम दोनों का यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यही हम लोग को देखना है इसमें, है कि नहीं। फिर देखिए आगे क्या बताना चाह रहा है। अब आगे हम लोग का है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, देखिए इसको भी हम लोग देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट को। देखिए जनरली डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है क्या, कि एक व्हाइट लाइट आएगा और ग्लास प्रिज्म के थ्रू आपको बताया जाता है कि जब ग्लास प्रिज्म से पास करेगा तो क्या होगा, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि डिवाइड होने का जो बात है ना, वही उसी को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखिए इसमें आपको लिखा गया है सजा करके, क्या, कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हम लोग फर्स्ट जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। क्या ये आप नहीं पढ़े हैं, लाइट चैप्टर में आपको बता दिया गया है कि कैसे रिफ्रैक्शन होगा ग्लास प्रिज्म के थ्रू। कैसे बताए थे, ध्यान दीजिए एक बार, वो चीजें रिपीट हो जाएगी आपकी, कोई बात नहीं। ये आपका क्या हुआ, ग्लास प्रिज्म हुआ। अब आप ध्यान देंगे, इधर क्या था, एयर था, इधर भी क्या था, एयर था, और इसमें क्या था, डेंसर मीडियम है। ये सब आपको पता रहना चाहिए कि ये ग्लास प्रिज्म है तो ये होगा आपका जब भी, तो क्या होगा, डेंसर होगा। ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है तो ये डेंसर होगा, बाकी सब तो रेयरर ही है। अब देखिए इसमें क्या देखने को मिलता है, ऐसे लाइट जाता है, ठीक है, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन वैसे न जा करके ऐसे हो जाता है, और फिर इसको तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ऐसे न जाके ऐसे हो जाता है। यानी कि इसमें ये देखने को मिलता है। और फिर इस तरह से जब हम लोग देखते हैं तो फिर देखने को फाइनली क्या मिलता है, कि 7 कलर में इस तरह से डिवाइड हो गया। एक लाइट गया इधर से, व्हाइट लाइट, और अलग अलग कलर में डिवाइड हो गया, तो उसी को स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं। क्या, देखिए आपको बोला गया है क्या, अब प्रिज्म किसको बोलते हैं, ये तो बोलचाल का भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, सामने आपको दिख रहा है, अब इसमें बताने की क्या जरूरत है प्रिज्म के बारे में। देखिए फिर भी, इट इज ए पिरामिडल पीस ऑफ ए ग्लास विथ 2 ट्रायंगुलर बेसेज एंड द 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये सब चीज बता दिया गया है आपको। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, लिखा गया है कि द एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट लेटरल सरफेस रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, यानी कि ग्लास प्रिज्म, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिए आपको इसमें बताया भी गया होगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलेंगे, एंगल ए को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। तो ये आपको बताया गया है कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। देखिए कलर आपको नहीं दिख रहा होगा,
इस वाले को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। ये जो दोनों लाइन दिख रहा है ना, इसी को, यानी कि जो यहाँ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके लिए आसान है, क्योंकि ये इससे पहले वाले चैप्टर में ही आपको बता दिया गया है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, एंगल ऑफ डिविएशन पढ़ना है, यानी कि वही सब फिर कहानी, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है। लेकिन देखिए ये आसान तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, ये हम लोग को जानना होगा, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? अब देखिए इसमें क्या जानना है, एंगल ऑफ डिविएशन में आपको बता दें कि एंगल ऑफ डिविएशन होता क्या है। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए इसमें आपको बताया गया क्या कि एक व्हाइट लाइट आया, ठीक है, ऐसे इसको जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं, ऐसे कुछ गया, फिर इस तरह से गया, और ये आपको देखने को मिल रहा है कि 7 कलर में क्या हो गया, अलग अलग 7 कलर में डिवाइड हो गया। आखिर फिर इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है। तो जो ऐसे सीधे जा रहा है, जिस तरह से जाना चाहिए था वो गया नहीं, और फाइनली जिस तरह से चला गया, यदि दोनों को बैक में, यानी कि ये पूरा जब बाहर निकल जाता है ग्लास प्रिज्म से, जब ग्लास प्रिज्म से एकदम बाहर आ गया, अब यहाँ पर का जो लाइट है रे निकला है, और ये इंसिडेंट वाला, ये दोनों को जब हम लोग बैक में करते हैं, क्या करते हैं, बैक में करते हैं, और जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। यानी कि ए वाला लाइन और फिर ए वाला लाइन है कि नहीं, यहां से और ये वाला को जब बैक में करके देखते हैं तो इसी को हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं, कि इतना डिविएट हो गया, लाइट तो ऐसे फाइनली जा रहा था और फिर लास्ट में हम लोग को क्या देखने को मिला कि इस तरह से जा रहा है, तो क्या देखने को मिला, कितना चेंजेज हुआ, उसी को तो एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे, है कि नहीं। देखिए फिर क्या लिखा हुआ है कि इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, कहां, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिविएशन। क्योंकि देखिए समझना अलग चीज है, लेकिन आपको जब डिफाइन पूछा जाएगा तो आप डिफाइन लिखेंगे। ये तो नहीं ना कह सकते हैं कि हम समझ रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको जब डिफाइन पूछा जाएगा तो डिफाइन आना चाहिए, समझना भी जरूरी है। देखिए क्या लिखा गया है कि इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे। फिर देखिए आगे क्या बताया गया है आपको, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, क्या 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाते हैं, टू फॉर्म ए बैंड ऑफ 7 कलर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। और उसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिस्पर्जन बोलते हैं या डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। कहना क्या चाह रहा है, एंगल ऑफ डिविएशन का तो बात अलग है, लेकिन बोल रहा है क्या कि जब व्हाइट लाइट पास करता है ग्लास प्रिज्म के थ्रू तो क्या हो जाता है, लाइट स्प्लिट हो जाता है और अलग अलग 7 कलर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिस्पर्जन बोलते हैं, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, है कि नहीं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यही आपको उतना देर से बताया जा रहा था। अब देखिए ये डिविएशन का मतलब भी बहुत अच्छा रीजन है डिविएशन का। क्यों? क्योंकि ये डिविएशन के ऐसे कोई फालतू का डिविएशन नहीं आपको बताया गया है, डिविएशन का बहुत रीजन है, और इसको हम आप आगे बताएंगे कि कौन सा कलर का डिविएशन कैसे होगा, ज्यादा होगा किसका, किसका कम होगा, और किस पे डिपेंड करता है वो भी जानना जरूरी है कि नहीं। देखिए अब इसमें आपको बताया गया है क्या, स्पेक्ट्रम, क्या बताया गया है, स्पेक्ट्रम। अब देखिए स्पेक्ट्रम में क्या लिखा हुआ है कि द बैंड ऑफ 7 कलर, क्या, द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्मेट ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, क्या, द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्मेट ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब विबग्योर लिखने का मतलब क्या है, यानी कि ये जो 7 कलर में डिवाइड होता है ना, उसका याद करने का एक ट्रिक है कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वी से क्या हो गया, वायलेट हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, और आर से रेड हो गया। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं VIB और GYOR, विबग्योर। और यहां से आप इतना से याद रख लेंगे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होगा, है कि नहीं। अब देखिए इसमें भी रीजन क्या है कि वायलेट, रेड ऐसे सीक्वेंस क्यों है भाई, तो सीक्वेंस का रीजन क्या है, देखिए जो सबसे ज्यादा डिविएट होगा वो मेरा कौन सा कलर है, वायलेट कलर है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा डिविएशन होने का इसका रीजन क्या है, सबसे ज्यादा डिविएशन होने का इसका रीजन है कि इसका वेवलेंथ जो होगा कमजोर होगा। देखिए एक इस पे भी आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे।
कैसे? देखिए, मान लीजिए जो दिमाग से क्या है बहुत मजबूत है, तो किसी के बहकावे में नहीं आएगा, यानी कि डिविएट कम होगा। बहुत कुछ कहने के बाद थोड़ा सा डिविएट होगा, है कि नहीं? यानी कि जो माइंड से मजबूत रहेगा वो क्या होगा, डिविएट बहुत कम होगा। लेकिन जो मान लीजिए माइंड से कमजोर रहेगा वो क्या हो जाएगा, हर एक बात पे डिविएट हो जाएगा। कोई भी दोस्त कुछ बोला, दोस्त से पहले वो तैयार है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो बहुत जल्दी डिविएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका माइंड का मजबूत का जो मतलब है उसको हम लोग रिलेट कर देते हैं वेवलेंथ से। यानी कि जिसका वेवलेंथ मजबूत होगा, क्या? जिसका वेवलेंथ मजबूत होगा वो कम डिविएट होगा, और जिसका वेवलेंथ कमजोर होगा वो ज्यादा डिविएट होगा। कैसे? अब देखिए, हमारा रेड का जो है वेवलेंथ क्या है, मजबूत है, यानी कि इसका लेमडा क्या है, मजबूत है, ज्यादा है, तो इसका डिविएशन जो होगा, एंगल डेल क्या होगा, वो कम होगा। यानी कि इसका लेमडा क्या है, ज्यादा है, वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो इसका जो डिविएशन होगा कम होगा। और इसका लेमडा ही क्या है, कमजोर है, यानी कि इसका जो वेवलेंथ है वो कमजोर है, तो एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो क्या होगा, ज्यादा हो गया। यानी कि माइंड से कमजोर है तो डिविएट क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये माइंड से मजबूत है तो ये डिविएट कम होगा। ये बात है। इस तरह से रिलेशन करेंगे क्या, कि इसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो कम डिविएट करेगा, और इसका सबसे ज्यादा डिविएशन है, क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है। ये हम लोग का सीक्वेंस है। यानी कि इस तरह से वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, ऐसे सीक्वेंस है, सबसे कम इसका है। तो एंगल ऑफ डिविएशन का सीक्वेंस क्या होगा, ऐसे उल्टा। यानी कि सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डिविएशन वायलेट का है, उसके बाद इंडिगो का, फिर ब्लू का, ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का और रेड का। एंगल ऑफ डिविएशन यानी कि जिसका वेवलेंथ कमजोर उसका एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा। यही बस डिफरेंस था। आप इसको अब कभी नहीं भूलेंगे, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है? अब देखिए आगे आपको क्या बताया गया है। ये बात को फिर से लिख दिया गया है, ठीक है ना? जो अभी बात हम बता रहे थे वो बात को इसमें आपको मेंशन कर दिया गया, ताकि आप कभी भूले नहीं। ये 2 पॉइंट जरूरी है बहुत। क्या लिखा हुआ है कि रेड इज द लिस्ट डिविएटेड। क्या? रेड जो है बहुत कम डिविएट होता है। आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्या कि रेड इज लेस डिविएटेड कलर एज इट हैज लार्जर और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यानी कि इसका जो वेवलेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। जिसका वेवलेंथ मजबूत रहेगा वो क्या होगा, कम डिविएट होगा। अभी तो उसी बात को बता रहे थे। और वायलेट इज मोस्ट डिविएटेड, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा डिविएट करता है। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है, कमजोर है, स्मॉल है। यानी कि माइंड से कमजोर है तो डिविएट ज्यादा होता है, और ये माइंड से मजबूत है इसलिए कम डिविएट होता है। तो रेड और वायलेट को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है? और एक देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो न्यूटन है वो क्या बोला है कि न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव दैट सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। यानी कि जो हमारे न्यूटन थे वो सबसे पहले क्या प्रूव किए थे कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर का क्या है, कंस्टिट्यूएंट है। यानी कि उसमें 7 कलर से फॉर्मेशन हुआ है उसका। ये न्यूटन सबसे पहले बताए थे, ठीक है ना? अब देखिए उसके बाद आपको क्या बताया गया है इस स्लाइड में। इसमें आपको बताया गया है कि ही पास सनलाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। यानी कि जब क्या होता है, सनलाइट पास करता है ग्लास प्रिज्म से, तो टू फॉर्म ए बैंड ऑफ 7 कलर, यानी कि 7 कलर का बैंड बनता है। वो सिंपल बात है कि जब ग्लास प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट पास करता है तो 7 कलर में डिवाइड होता है कि नहीं? फिर क्या लिखा हुआ है कि ही ट्राइड टू स्प्लिट द 7 कलर फर्दर बाय द पुटिंग अनदर प्रिज्म अहेड ऑफ द प्रिज्म फॉर्मिंग। अब इसका देखिए जो पूरा स्टेप लिखा हुआ है ना, उसको हम देखिए आपको कैसे समझा देते हैं तोड़ मरोड़ के। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक प्रिज्म सीधा रहेगा और एक उल्टा रहेगा। तो हम लोग को देखने को क्या मिलेगा कि फर्स्ट वाले प्रिज्म से व्हाइट लाइट आया, 7 कलर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर जब दूसरा उल्टा प्रिज्म रखेंगे वो क्या करेगा कि 7 कलर को कन्वर्ट करके एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। यही ये बोलना चाह रहा है। क्या बोला है कि he tries to split the color further by putting another prism ahead of the prism of forming. The formed a spectrum from a sunlight and placed and the identical but inverted the prism। यानी कि सेम तरह का प्रिज्म रहेगा लेकिन उसको उल्टा रखेंगे। In the front of prism of forming the spectrum, all the 7 color combined by the inverted prism and emerged as a white light spectrum but failed to the obtained more color। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, ये आपको देखिए अगले स्लाइड में इमेज के थ्रू कैसे बताएगा कि एक आपका जो प्रिज्म रहेगा एकदम ठीक ठाक है, अच्छे पोजीशन में उसको रखा गया, व्हाइट लाइट गया 7 कलर में डिवाइड हो गया। ये तो हम लोग करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक इन क्या कर देगा, इन्वर्टेड रख देगा, उल्टा रख देगा प्रिज्म को ऐसे।
फिर उसको क्या करेगा, ये जो 7 कलर है उसको क्या कर देगा, सारे को कन्वर्ट करके एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा, है कि नहीं। उसी को इसमें आपको बताना चाह रहा है। देखिए उसको हम लोग इमेज को भी देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है कि जैसे देखिए एक आपका ये जो प्रिज्म है, यहां से तो लाइट गया, ठीक है, यहां से लाइट गया, सही बात है भाई। अब यहां से जब लाइट गया तो इसको क्या होना, अब ये तो डाइवर्ज होगा सब, यानी कि ये 7 कलर में यहां हो गया। अब जब एक इसको हम लोग इन्वर्टेड लगाएंगे, तो इन्वर्टेड लगाएंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और ये एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के बारे में बता रहा है कि एक को सीधा रखेंगे और एक को उल्टा रखेंगे तो व्हाइट लाइट जाएगा, 7 कलर में डिवाइड होगा, देन फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि नहीं कि इधर भी व्हाइट लाइट लिखा हुआ है, इधर भी व्हाइट लाइट लिखा हुआ है, यानी कि एक बार व्हाइट लाइट आया, फिर उसके बाद डिवाइड हुआ और फिर इन्वर्टेड वाले यानी कि जो उल्टा वाला प्रिज्म था उससे क्या हो गया, कंबाइन भी हो गया, फिर व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया है। ये तो जादू हो गया है कि नहीं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये आपको क्या बताना चाह रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये भी बहुत आसान है आपके लिए। ऐसे तो ये जनरली हम लोग को बस टॉपिक को समझना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए एक बार डिफाइन को हम आपको बता देते हैं, क्या लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट इंटर, ठीक है, ऑब्लिक्वली फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एंड then the angle of incidence exceeds critical angle, the light reflect into denser medium, this is called the internal reflection। यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये आपको बताना चाह रहे हैं। इसका 2 कंडीशन भी दिया गया है, एक बार कंडीशन को भी पढ़ लेंगे। क्या लिखा हुआ है कि लाइट शुड इंटर ऑब्लिक्वली फ्रॉम ए डेंसर टू रेयरर मीडियम, यानी कि लाइट को डेंसर से रेयरर जाना है, ये तय है। फिर क्या बोला है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड एग्जिस्ट द क्रिटिकल एंगल, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या रहना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहना चाहिए। द लाइट रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम, जिसके कारण क्या होगा, यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट जो करता है डेंसर मीडियम में। एक कंडीशन हमको पता रहना चाहिए क्या, कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो ज्यादा रहना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल से, यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहना चाहिए। ये बताना चाह रहा है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है कि नहीं, कि क्या होगा हमारा ये जो दिया गया है दोनों एंगल के एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ज्यादा रहना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, फिर देखिए आगे। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये पूछ दिया, फिर उसके बाद रेनबो क्या होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये सब तो ऐसे पॉइंट है कि नहीं, इसका इसमें इंफॉर्मेशन बस जानना है हम लोग को। लिखा गया है क्या कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, यानी कि दोनों का बीच का जो गैपे है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए रेनबो क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि रेनबो क्या होता है, आखिर ये क्यों होता है। तो देखिए रेनबो तो आपको खुद से समझ में आता होगा। क्या रेनबो कब देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए अभी बारिश हुआ, ठीक है, और कुछ देर बाद क्या हुआ, मौसम साफ हुआ, यानी कि अब वो क्या होगा, कुछ देर बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि जब लाइट उधर से आ रहा है तो कुछ अलग तरीके से चमक रहा है, ठीक है ना। वो 7 कलर हमको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जिसका वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा है वो लाइट हमको चमकेगा, दिखाई देगा, तो लगेगा क्या हो रहा है, यानी कि वो रेनबो का कंडीशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए रेनबो में क्या लिखा हुआ है कि इट इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, क्या है, इट इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन टूअर, यानी कि जब रेन होता है तब इसके बाद आकाश में हम लोग को देखने को मिलता है क्या, रेनबो। रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या कि जब भी रेनबो का फॉर्मेशन होगा तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कहां होगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर क्या लिखा हुआ है कि 3 फिनोमिना विच आर इन्वॉल्वेड इन द रेनबो फॉर्मेशन, और इसमें 3 क्या है, फिनोमिना है, रीजन है, प्रोसेस है, जिसके कारण से क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोसेस कौन कौन सा है वो भी जान लेते हैं। क्या है, फर्स्ट जो है हमारा क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्या है, फर्स्ट है डिस्पर्जन, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, रिफ्रैक्शन, उसके बाद क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें ये 3 प्रोसेस के कारण से क्या होता है, रेनबो होता है। तो पहला नंबर तो बताया गया क्या कि ये नेचुरल स्पेक्ट्रम की तरह है,
ये कब होता है? तो यानी कि जब आपका बारिश होगा उसके बाद स्काई में देखने को मिलेगा, और ये जब भी बनेगा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। कहाँ बनेगा? जब भी बनेगा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। और इसका जो तीन मेन प्रोसेस है वो है डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें बताया गया है, क्या लिखा गया है कि सम वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, जैसे बारिश होगा तो उसके बाद कुछ वाटर ड्रॉपलेट हम लोग को देखने को मिलेगा, वो कैसा बिहेवियर करेगा वो बात बताना चाह रहा है। बोल रहा है क्या कि सम वाटर ड्रॉपलेट रिमेन्स सस्पेंडेड इन एयर आफ्टर रेन, यानी कि रेन होने के बाद भी क्या होते हैं, कुछ जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो क्या होते हैं, एयर में सस्पेंडेड होने का मतलब कि टंगा हुआ, ऐसे नहीं कि किसी तरह से टंगा हुआ है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो दिखते हैं। अब उसी के बारे में बात कर रहा है कि सम वाटर ड्रॉपलेट रिमेन सस्पेंडेड इन एयर आफ्टर रेन, रेन के बाद वो कुछ क्या रहते हैं, एयर में वाटर ड्रॉपलेट टंगे हुए रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि दीज ड्रॉपलेट बिहेव एज ए ग्लास प्रिज्म, और वो कैसा बिहेव करता है, तो ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। कौन? तो वाटर ड्रॉपलेट किस तरह का बिहेव करेगा, ग्लास प्रिज्म की तरह। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, तो व्हेन लाइट इंटर द रेन ड्रॉप फर्स्ट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्ज, पहले क्या करेगा, जब लाइट उसमें मान लीजिए कि वो क्या करेगा, वाटर ड्रॉपलेट में इंटर करेगा तो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, डिस्पर्ज करेगा, है कि नहीं। फिर क्या बोल रहा है कि देन इट रिफ्लेक्ट्स, उसके बाद क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कैसा रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्ट इंटरनली एंड अगेन रिफ्रैक्ट्स, इट्स कम्स टू आउटवर्ड ड्रॉप एंड सेवन कलर क्या होता है, ईच आई ऑफ द ऑब्जर्वर इन फॉर्म ऑफ रेनबो, यानी कि ये सब प्रोसेस होने के बाद ऑब्जर्वर के आंख के पास 7 कलर का जाता है, तभी तो रेनबो लगता है कुछ सुहाना सा, यानी को लगता है कि ये क्या हो रहा है कि नहीं। तो ये हम लोग का रेनबो का कंडीशन है। क्या क्या बोला कि इसमें 3 प्रोसेस होगा, कौन सा, डिस्पर्जन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये आपका 3 रीजन होगा। फर्स्ट में कौन सा होगा, तो रिफ्रैक्ट करेगा, डिस्पर्ज करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा इंटरनली एंड अगेन रिफ्रैक्ट्स इट कम आउट द ड्रॉप एंड द 7 कलर क्या करेगा, 7 कलर हम लोग के ऑब्जर्वर के पास यानी कि आंखों के पास उसका क्या करेगा, दिखाई देगा। ये आपको बताना चाह रहा है। देखिए कैसे, ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, देखिए कलर को चेंज कर लेते हैं। ये जो आपका हो गया क्या है, रेन ड्रॉप है, वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। ये तो ड्रॉपलेट कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है कि नहीं। और फिर इधर से क्या है, सनलाइट जा रहा है, ये इधर से क्या है, सनलाइट जा रहा है। अब ये क्या होगा, ये अंदर में गया इस तरह से कुछ, क्यों, क्योंकि ये सीधा नहीं जाएगा, एक कैसा बिहेवियर करेगा, ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेवियर करेगा, तो कुछ ना कुछ तो बैंड होने वाला है, तो ये बैंड होगा, फिर यहाँ से इस तरह से आएगा, इसमें नहीं चेंजेस होगा, क्यों, क्योंकि अब मीडियम सेम है ना। अब यहाँ से ग्लास में गया तो ये भी तो ग्लास में है, तो यहाँ से बस रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पर आएगा, फिर जब यहाँ से निकलेगा तो थोड़ा चेंजेस करेगा और इस तरह से आपको बताएगा, है कि नहीं। अब इसमें ये लिखा हुआ है एक जगह रेड और एक वायलेट लिखा हुआ है, तो वायलेट नीचे लिखने का रीजन है कि जो वायलेट का डिविएशन है वो सबसे ज्यादा होगा और रेड का जो डिविएशन है वो क्या होगा, कम होगा। इसके कारण से रेड जो रहेगा क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा, और जो वायलेट रहेगा वो सबसे बॉटम में रहेगा, नीचे में रहेगा, यानी कि टॉप पे रेड और बॉटम में क्या रहेगा, हमारा वायलेट कलर रहेगा। ये इसके कारण से होता है, डिविएशन के कारण से, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए फर्स्ट में आपको क्या लिखा गया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो है वो कुछ दूसरा चीज नहीं है, बस क्या है, यानी कि अलग अलग जो लेयर है ना एटमॉस्फेयर में, जब लाइट उससे पास होता है तो उसमें जो रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लाइट चैप्टर में बताया गया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो जब रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था क्या कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए 2 मीडियम चाहिए, मीडियम 1 और मीडियम 2, यानी कि रेयरर डेंसर का चर्चा उसमें हो रहा था। वही बात यहाँ आपको समझना है क्या कि रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी कि अलग अलग लेयर के थ्रू जो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे, है कि नहीं। अब इसमें देखिए 3 पॉइंट करके लिखा हुआ है, क्या क्या, स्टार नियर द होरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, यानी कि क्या होता है कि जो स्टार होते हैं होरिजन के पास होते हैं, होरिजन के पास होते हैं, लेकिन वो क्या दिखाई देता है,
तो कुछ ऊपर है कि नहीं, उस हाइट से ऊपर दिखाई देता है। यानी कि कहने का मतलब जो स्टार है एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देता है, तो फिर देता क्या है, यानी कि उसका जो अपेरेंट पोजीशन है वो हम लोग को दिखाई देता है। स्टार का एक्चुअल पोजीशन हम लोग को नहीं दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, अपेरेंट पोजीशन दिखाई देता है। जहां पर रहता नहीं है वो चीज हम लोग को दिखाई देता है, जो रहता है वो नहीं दिखाई देता है। अब देखिए सेकंड क्या है, एडवांस सनराइज, यानी कि क्या आपको सन को निकलने से पहले ही आपको एडवांस में दिखाई देगा। फिर क्या है, डिले सनसेट। अब ये क्या है, डिले सनसेट में मतलब यानी कि सनसेट हो जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या कि अब सनसेट हो रहा है। ये कुछ चीज एडवांस में मिल रहा है और कुछ चीज बाद में मिल रहा है, तो ये आपके लिए ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, यानी कि जो स्टार है वह ट्विंकल करता है, तो कैसे करता है, किस प्रोसेस के थ्रू करता है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं। तो सारा चर्चा किसका रहेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का रहेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब जो हम लोग को फर्स्ट पढ़ना था वो यहां से आ गया आपका, कि फर्स्ट में हम लोग को क्या पढ़ना था। देखिए आपको फर्स्ट में पढ़ना क्या है कि स्टार व्हेन, क्या लिखा हुआ है कि स्टार व्हेन सी नियर द होरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर द एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये तो आपका फिक्स हो गया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि उसी का तो रीजन है, उसी के कारण से क्या होता है, ये तीनों प्रोसेस होता है, तो वो तो आएगा ही आएगा। यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही क्या होता है, ये सब होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन तो आएगा ही, तो ये आपको पता रहना चाहिए। बोल रहा है क्या कि यानी कि स्टार जो है, देखिए इस इमेज में आपको बताया गया बहुत अच्छे से, क्या देखिए एक बार ध्यान से इसको इमेज को, यहाँ पर जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार का यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन वो दिख कहाँ रहा है, यहाँ से दिख रहा है। यानी कि ये कैसा पोजीशन है, अपेरेंट पोजीशन है, यानी कि स्टार वहां है नहीं, लेकिन बच्चा को दिख रहा है कि स्टार वहां पर है, स्टार तो एक्चुअल में यहाँ पर है। तो यानी कि ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो क्या है, रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये पोजीशन चेंज हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि स्टार व्हेन सीन नियर द होरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन दियर द एक्चुअल पोजीशन, यानी कि एक्चुअल पोजीशन से हायर यानी कि ऊंचा दिखाई देता है। क्यों, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है कि नहीं। फिर देखिए सेकंड पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है कि द लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्टार नियर द होरिजन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि ये हो क्या रहा है, तो ये रिफ्रैक्शन का घटना को बता रहा है, क्या कि रिफ्रैक्शन होने के कारण यानी कि लाइट क्या कर रहा है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, जिसके कारण से उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई दे रहा है, अपेरेंट पोजीशन दिखाई दे रहा है। वो बताना चाह रहा है कि हम लोग जो इसका एक्चुअल पोजीशन है उसको नहीं देख पा रहे हैं, अपेरेंट पोजीशन को देख रहे हैं, एक्चुअल से थोड़ा सा ज्यादा हाइट पे देख रहे हैं। ये जो कि आपको इमेज में बताया गया है, यहाँ पर क्या है, इसका एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन दिख कहाँ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि इससे हाई पोजीशन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये हम लोग को पता रहना चाहिए, है कि नहीं, इस तरह से कुछ। अब फिर देखिए आगे क्या बताया गया है कि एज ए रिजल्ट द स्टार अपीयर हायर, इसी के कारण से क्या होते हैं, यानी कि जो रेयरर और डेंसर का ये लोचा हो रहा है, इसी के कारण से क्या होता है, हायर पर दिखाई देता है स्टार। यानी कि रेयरर से डेंसर में पास होने के कारण से क्या होता है, बेंड कर जाता है, जो एक्चुअल पोजीशन रहता है वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है आपका। अब देखिए सेकंड वाले का डिस्कशन यहाँ पर किया गया है आपका कि एडवांस सनराइज क्या है कि नहीं, एडवांस सनराइज क्या है। तो देखिए एडवांस से आप समझ गए कि नहीं, एडवांस का मतलब हो गया क्या कि आपको सनराइज का इंफॉर्मेशन पहले ही मिल गया, क्या कि एडवांस में आपको सनराइज दे दिया गया। होता है ना, कभी कभी आप देखे होंगे किसी को बर्थडे एडवांस में मिलता है, हैप्पी बर्थडे, कल बर्थडे है, आज से आना मैसेज चालू हो गया। उसी तरह से क्या है, एडवांस सनराइज, यानी कि अभी सनराइज होने वाला है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन क्या देखने से पता चल गया, वो रेड कलर से कि अब सनराइज हो रहा है, लेकिन वो अभी हो नहीं रहा है, अभी होने वाला है, लेकिन आपको एडवांस में पता चल गया। उस कंडीशन, वो कंडीशन होता क्यों है, वो कंडीशन को देखिए क्या लिखा हुआ है कि द सन अपीयर अबाउट 2 मिनट, क्या द सन अपीयर अबाउट 2 मिनट अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज, यानी कि सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हम लोग को पता चल जाता है क्या कि सनराइज हो रहा है। अब ये क्यों होता है, एंड द सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद क्या हम लोग को पता चलता है कि अब सनसेट हो रहा है।
ये तो फिर हम लोग को क्या, यदि हम लोग साफ एक्चुअल जानते तो हम लोग को 4 मिनट सोने का और टाइम बढ़ जाता। क्या हो जाता, 4 मिनट सोने का और टाइम बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जो हम लोग को 2 मिनट पहले ही पता चल जा रहा है कि सन राइज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो कर नहीं रहा है, और 2 मिनट क्या हो रहा है कि हम लोग को बाद में पता चल रहा है क्या कि सनसेट हुआ। तो ये 2-2 मिनट करके 4 मिनट हमारा सोने का टाइम बर्बाद हो जा रहा है। हम लोग को पहले ही लग रहा है कि ऐसा हो गया। तो ये बता क्या रहा है कि द सन अपीयर अबाउट 2 मिनट अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज। सनराइज से 2 मिनट पहले पता चल जाता है और सनसेट से 2 मिनट बाद पता चलता है कि नहीं? वो लिखा हुआ है। व्हेन द सन इज बिलो होरिजिन, यानी कि जब होरिजन के नीचे सन रहता है, द रे हैव टू पासेज फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर मीडियम। रे क्या करते हैं, रेयरर से डेंसर जाते हैं, जिसके कारण से रिफ्रैक्शन होगा। सो द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और रे क्या करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, जिसके कारण से क्या होता है, एज ए रिजल्ट द सन अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। यानी कि मिलाकर के कंडीशन क्या, एक को हम याद कर लिए, सब एक ही तरह के का है। स्टार भी क्या होता था, एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देता था, अपेरेंट पोजीशन दिखाई देता है, यानी कि उससे हायर दिखाई देता था। सन भी क्या है, उसी तरह से आपका कि इसमें भी क्या होगा, आपका एक्चुअल वाला नहीं दिखाई देगा, अपेरेंस दिखाई देगा, है कि नहीं? एक्चुअल नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, अपेरेंस दिखाई देगा। तो बस हम लोग को समझना दोनों का एक ही तरीके से है। क्यों हो रहा है सब, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से हो रहा है, रेयरर से डेंसर में जो जा रहा है लाइट, उसके कारण से हो रहा है। यही है आपका कि एडवांस सनराइज क्या होता है और फिर सनसेट का कंडीशन। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है आपका। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ट्विंकलिंग स्टार। ये तीनों एक एक पॉइंट करके आपका आ गया, तो हम लोग बात कर चुके हैं, और ये तीसरा पॉइंट आपका रहा क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आप ध्यान देंगे थोड़ा। क्या लिखा हुआ है, स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस, यानी कि जो स्टार है एक्चुअल में हमसे बहुत दूर है। क्या है, हमसे बहुत दूर है। फिर क्या बोल रहा है कि सो दे बिहेव एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जिसके कारण से क्या करता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। मान लीजिए बहुत दूर रहेगा, यहाँ मान लीजिए कोई हमारे नजदीक में कोई कुछ जला रहा है, तो उसका क्या होगा, यानी कि लाइट उसका बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन वो बहुत दूर से आएगा तो लगेगा कि कुछ जल रहा है, छोटा सा जल रहा है उसका, यानी कि हमारे पास लाइट नहीं आएगा, बस लगेगा कि कुछ जल रहा है कि नहीं। उसी कारण क्या बोला है कि स्टार बहुत दूर होने के कारण से लगता है क्या है कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। फिर क्या लिखा हुआ है कि सिंस द फिजिकल कंडीशन, कैसा कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट द लाइट, यानी कि कुछ इसका फिजिकल कंडीशन है जिसके कारण से लाइट जो है वो क्या होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो लाइट है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता है। क्या फिजिकल कंडीशन है, यानी कि आप देखेंगे क्या कि बहुत सारा लेयर बना हुआ है एटमॉस्फेयर में, बहुत सारा लेयर क्या करेगा, वो मान लीजिए कि किसी लेयर का विंड स्पीड ज्यादा है, कहीं पर कम है, कोई डेंसर है, कोई रेयरर है, तो जिसके कारण से आपका क्या होगा, लाइट फ्लैक्चुएट करते रहेगा। क्या होगा, लाइट फ्लैक्चुएट करेगा, यानी कि कभी आपको लाइट दिखाई देगा और यानी कि ब्राइटनेस दिखाई देगा, कभी डल दिखाई देगा, जिसके कारण से आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। वही बात इसमें लिखा हुआ है क्या कि द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना, उसका फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं रहता है द लाइट फ्रॉम। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस रिजल्ट इन द फ्लैक्चुएट, क्या, दिस रिजल्ट इन फ्लैक्चुएट ऑफ अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार, जिसके कारण से क्या होता है, उसका अपेरेंट पोजिशन, यानी कि वो लाइट क्या होता है, फिजिकल कंडीशन के कारण से फ्लैक्चुएट करते रहता है, यानी कि एक तरह का लाइट उसका नहीं आ पाता है। द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार, यानी कि जो स्टार से लाइट आता है also vary due to changing the refractive index of the atmosphere। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब क्या, यानी कि वही जो लेयर में चेंजेज है, कोई रेयरर है, कोई डेंसर है, यानी कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ज्यादा है, जिसके कारण से क्या होगा, जो लाइट आ रहा है वो वैरी करता है, चेंज करता है, जिसके कारण से हम लोग को एक्चुअल में वो दिखता नहीं है, ट्विंकलिंग करते हुए दिखता है कि नहीं, लगेगा कभी ब्राइट हो गया, कभी डल हो गया। फिर वो भी बात लिखा हुआ है क्या, द स्टार अपीयर ब्राइट, स्टार क्या दिखता है, ब्राइट दिखता है, देन मोर लाइट फ्रॉम द स्टार रीच आवर आई एंड द सेम स्टार अपीयर डल व्हेन लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीच आवर आई, यानी कि कभी कभी क्या होगा, एकदम पूरा लाइट आएगा आपके पास, लगे एकदम पूरा क्या है, स्टार ब्राइट है, और कभी कभी क्या होगा, बहुत कम लाइट आएगा, आपको लगेगा क्या
इसमें लाइटें नहीं है कि नहीं। तो यानी कि स्टार क्या होगा, कभी पूरा ब्राइट दिखाई देगा और कभी डल दिखाई देगा, ये फ्लक्चुएट करते रहता है। क्यों, तो सबका रीजन एक ही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अलग अलग लेयर होने के कारण से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने के कारण से ये सब कंडीशन आपके साथ होता है। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बोथ दीज इफेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और ये सब कहानी चल रहा है जिसका लास्ट में रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये सब कारण से क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। यानी कि इसी कारण से क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। और लाइट जो वैरी करता है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक में लेयर बना हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। ये आपका क्लियर रहना चाहिए। तो ये इसमें हम लोग 3-4 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं, है कि नहीं। फिर देखिए आपका नेक्स्ट, अब देखिए इसमें आपको बताया गया है क्या कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बहुत आसान है। क्या बोला गया है कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन ए वेरियस डायरेक्शन, क्या बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कि जो लाइट है वो क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, यानी कि फैलेगा, हर एक डायरेक्शन में जाएगा। किससे पास होने के बाद, तो कोलाइडल पार्टिकल से पास होने के बाद। देखिए आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में, क्या इज मैटर प्योर वाले में पढ़ाया गया होगा, प्योर और इम्प्योर सबस्टांस में। उसमें बताया गया होगा आपको क्या है कि एक सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन और एक कोलाइडल। तो कोलाइडल में क्या होता है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के उसका जो पार्टिकल है बीच में लाई करता है। इसका तो सबसे छोटा होता है और सस्पेंशन का बड़ा रहता है, लेकिन कोलाइडल वाला बीच में लाई करता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको बताया गया होगा कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि ना ज्यादा उसका पार्टिकल्स बड़ा रहेगा और ना ज्यादा छोटा रहेगा। और ट्रू सॉल्यूशन का क्या रहता है, बहुत ज्यादा छोटा रहता है कि नहीं। और देखिए इसमें बताया क्या रहा है कि जब हम लोग लाइट को पास करेंगे कोलाइडल पार्टिकल से तो क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, फैल जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए ये तो समझना बहुत आसान है। कैसे, अभी तो बता रहे थे क्या कि जो डिविएशन बता रहे थे ना, एंगल ऑफ डिविएशन, कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका एंगल ऑफ डिविएशन कम, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा होगा। ये किस पे बता रहे थे, उसे ये भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, मान लीजिए जिसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसका जो स्कैटरिंग होगा ना, यानी कि जो स्कैटर करेगा वो क्या करेगा, कम करेगा। अब क्यों कम करेगा, मान लीजिए कि आप ज्यादा स्कैटर करेंगे तो दूर तक नहीं जा पाएंगे, है कि नहीं। मान लीजिए आपके पास ज्ञान बहुत है कि नहीं, लेकिन बिना किसी जरूरत का भी आप ज्ञान बांटे जा रहे हैं, नहीं रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठकर कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, तो आपका वो किसी काम का नहीं। तो कहने का मतलब कि वेवलेंथ क्या है, मजबूत तो है लेकिन फालतू का स्कैटर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये फालतू का स्कैटर नहीं करने के कारण ही बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा। क्यों, जैसे आपको बता दें कि जैसे मेडिकल का जो बोर्ड लगा हुआ रहता है बहुत सारे जगह पर, तो रेड कलर का लिखा हुआ रहता है, तो हमको दूर तक दिखाई देता है। अब इसलिए दिखाई देता है कि वो स्कैटर कम करता है तो दूर तक चला जाता है, और जो लाइट स्कैटर ज्यादा करेगा, ज्यादा स्प्रेड करेगा, तो कम ही दूर तक रह जाएगा। यही आपको बताना चाह रहा है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो स्कैटर कम करेगा, और जिसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, वो स्कैटर ज्यादा करेगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन से इसका रिलेशन हुआ कि नहीं, आप ही बताइए। तो एंगल ऑफ डिविएशन से इसका रिलेशन है, यानी कि वेवलेंथ पर ये डिपेंड करता है स्कैटरिंग। वेवलेंथ मजबूत होगा तो स्कैटर कम करेगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए कोलाइडल, ठीक है, जब लाइट पास होता है किससे, तो कोलाइडल से, इट्स पाथ बिकम विजिबल, तो हम लोग को दिखने लगता है। क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन से पास होगा तो ये ऐसा नहीं होगा, स्कैटरिंग होगा ही नहीं। जब तक कोलाइडल से नहीं पास कराएंगे तो स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब हम लोग कोलाइडल से पास कराते हैं तो लाइट क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। फिर देखिए आपका आगे क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कुछ चीज ऐसा रहता है कि आपको डिफाइन से नहीं याद आएगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल याद दिला देगा वो डिफाइन को। तो एग्जाम्पल को भी आप आसान से, यानी कि उसको हल्के में नहीं लेंगे। फर्स्ट क्या है एग्जाम्पल, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट एंटर ए डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू ए स्लिट एंड वेंटिलेटर। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, जैसे मान लीजिए
इसका कहने का मतलब है कि एक अंधेरा सा कमरा हो, ठीक है, और उसमें क्या हो, कहीं से वेंटिलेटर से थोड़ा सा लाइट आ रहा हो, तो हम लोग को देखने को क्या मिलता है, देखते होंगे कभी कभी क्या अंधेरा कमरा होगा और कहीं से हल्का सा सनलाइट आ रहा है, तो उसमें आप देखेंगे क्या कि बहुत सारा डस्ट पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब वो डस्ट पार्टिकल मूव कर रहा है जिसके कारण से क्या होगा, लाइट का स्कैटरिंग होता है। वो डस्ट पार्टिकल ये सब क्या करने का काम करेगा, वो कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और स्कैटरिंग करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। और फिर बोला गया है क्या कि पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट पासेस द डेंस कैनोपी ट्री इन ए फॉरेस्ट। यानी कि बोल क्या रहा है कि पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज इन ए फॉरेस्ट। यानी कि बहुत जो घने फॉरेस्ट रहेंगे और उसमें भी वही प्रोसेस, थोड़ा सा लाइट क्या होगा, आएगा तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि लाइट क्या हो रहा है, स्कैटर कर रहा है। तो बात वही है कि अंधेरा कमरा या वो डेंस फॉरेस्ट, चर्चा तो उसी का है कि नहीं। फिर देखिए उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, डिपेंडेंस ऑफ कलर ऑफ स्कैटर। यानी कि जो कलर का डिपेंडेंस, एक कहना क्या चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है आपसे क्या कि डिपेंडेंस ऑफ कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यानी कि अलग अलग कलर का लाइट डिपेंड करता है कौन कितना स्कैटर करेगा। यही तो बात अभी भी बता रहे थे कि जिसका जितना वेवलेंथ मजबूत होगा वो स्कैटर कम करेगा और जिसका वेवलेंथ कमजोर होगा वो स्कैटर ज्यादा करेगा। तो ये डिपेंड करता है, कलर के ऊपर क्या करता है, वेरी करता है कि नहीं। तो देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इफ पार्टिकल आर वेरी फाइन, जब पार्टिकल क्या रहेगा, वेरी फाइन, यानी कि जब पार्टिकल स्मॉल रहेंगे, दे स्कैटर मेनली ब्लू कलर। कौन सा कलर, ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे। ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ, और ब्लू कलर का क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ ही होगा। फिर बोल रहा है कि जो यदि मीडियम साइज का रहा, क्या पार्टिकल का साइज यदि मीडियम रहा, मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर मेनली रेड कलर, तो कैसा कलर को करेगा, तो रेड कलर को करेगा। लॉन्गर वेवलेंथ, रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। वेन लार्जर पार्टिकल्स, अब क्या होगा, पार्टिकल से यदि ज्यादा बड़ा रहा तो स्कैटर ऑल द कलर्स ऑफ लाइट डेट इज वाई अपीयर्स वाइट, और जो सबसे ज्यादा बड़ा रहा तो क्या करेगा, वो सब कलर को स्कैटर करेगा। यानी कि सबको करने का मतलब क्या, तो हमको तो सबको नहीं ना दिखाई देगा, व्हाइट कलर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या कि जो फाइन रहेगा यानी कि स्मॉल पार्टिकल रहेगा, यदि उससे स्कैटरिंग हुआ तो ब्लू कलर का दिखाई देगा। यदि थोड़ा सा उसका साइज मीडियम रहा तो रेड कलर दिखाई देगा, और ज्यादा ही बड़ा रहा तो फिर क्या होगा, हम लोग को व्हाइट कलर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, एक्चुअल में तो सबको स्कैटर कर रहा है, लेकिन हम लोग सबको नहीं देख पाएंगे तो व्हाइट कलर के रूप में हम लोग को वो लाइट दिखेगा, है कि नहीं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि वेवलेंथ ऑफ ए रेड कलर इज अबाउट 1.8 टाइम्स टू दैट ऑफ ब्लू लाइट। ये कहने का मतलब क्या कि जो रेड लाइट का वेवलेंथ है वो क्या है, 1.8 टाइम्स है, किससे, ब्लू वाले से। किससे है, तो ब्लू वाले से 1.8 टाइम्स ज्यादा है रेड वाले का वेवलेंथ। ऑब्वियस सी बात है, उस समय से रेड का चर्चा चल रहा है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का है, तो ब्लू वाले से यानी कि 1.8 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए आपको आगे क्या बताया गया है, अब इसमें आपको बताया गया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उतना देर से यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि रेड कलर का आखिर यूजेज क्या है। देखिए इसमें आपको बता ही दिया अंत में कि डेंजर सिग्नल और साइन आर मेड इन रेड कलर। जो डेंजर सिग्नल होते हैं, साइन होते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, रेड कलर से होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि रेड इज द लिस्ट स्कैटर। क्या होता है, रेड जो होता है वो क्या करता है, कम स्कैटर करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इट इज लिस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग स्मोक एंड द इट कैन बी सीन इन द सेम कलर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। तो डेंजर सिग्नल मेड इन रेड कलर, यानी कि रेड कलर जो है स्कैटर कम करता है, जिसके कारण से लंबे डिस्टेंस तक आपको क्या करेगा, दिखाई देगा। वो फॉग हो, स्मोक हो, यानी कि वो धुआं हो, और ये हम लोग का क्या होता है ठंड के दिन में, यानी कि कुहासा टाइप का दिन करता है, उसमें भी आपको रेड कलर बहुत दूर तक स्कैटर नहीं करेगा, कम स्कैटर करने के कारण से बहुत दूर तक दिखाई देगा। इसलिए हम लोग खतरनाक जगह पर क्या करते हैं, रेड का यूज करते हैं, है कि नहीं। यानी कि डेंजर सिग्नल में किसका यूज करेंगे, रेड का यूज करेंगे, क्योंकि पहले ही आपको इशारा कर देगा, सतर्क कर देगा, है कि नहीं। फिर आपको बताया गया है क्या, कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ऑन ए क्लियर डे, यानी कि साफ सुथरा जब दिन रहेगा तो आपको कैसा बादल दिखाई देगा, तो यानी कि जो स्काई का कलर होगा
वो कैसा दिखाई देगा, तो ब्लू कलर का दिखाई देगा। कैसा देगा, ब्लू कलर का। आखिर क्यों, तो देखिए उसका भी डिस्कशन लिखा हुआ है क्या, कि अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉन्टेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का अपर लेयर में पार्टिकल्स रहते हैं वो वेरी फाइन रहते हैं, यानी कि स्मॉल रहते हैं। तो जो स्मॉल वाले का डिस्कशन अभी बताया गया कि स्मॉल रहेगा तो क्या होगा, ब्लू कर देगा स्कैटर करने के बाद, और थोड़ा मीडियम साइज का रहेगा तो स्कैटर करने के बाद रेड कर देगा, और थोड़ा सा और लार्जर हो गया तो क्या करेगा, स्कैटर सब लाइट को स्कैटर करेगा। लेकिन हम लोग तो सब लाइट को देख नहीं पाएंगे, तो हम लोग को क्या दिखेगा, व्हाइट लाइट दिखेगा। तो वही आपको बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है कि द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉन्टेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स, क्या होते हैं, अपर लेयर में वेरी फाइन पार्टिकल्स रहते हैं ऑफ वाटर वेपर एंड ग्लास, नहीं, ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेज। क्या बोला है कि अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉन्टेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स एंड गैसेज। दीज पार्टिकल्स आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, शॉर्टर वेवलेंथ मेनली ब्लू देन लार्जर वेवलेंथ द स्काई अपीयर ब्लू। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर में जो रहते हैं वेरी फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, और जब वेरी फाइन से स्कैटरिंग होगा तो जब भी होगा तो ब्लू कलर को स्कैटर करेगा। थोड़ा सा मीडियम साइज का रहेगा तो रेड करेगा, और थोड़ा सा लार्जर रहेगा तो सबको करेगा, लेकिन हम लोग को व्हाइट दिखेगा। चर्चा उसी का है कि नहीं, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए हम लोग को इस पे डिस्कशन करना है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए क्या बताया गया आपको कि अपीयरिंग, अब इसमें क्या बताया गया, अपीयरेंस ऑफ स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस, यानी कि कैसा दिखाई देता है स्पेस में, यानी कि जो बादल का अभी बात हो रहा था स्काई का कि ब्लू यहां दिखाई देता है, तो वहां पर स्पेस में कैसा दिखाई देता है, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में कैसा दिखाई देता है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या लिखा हुआ है कि द स्काई वुड अपीयर डार्क, कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा टू ए एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस एज ए स्कैटरिंग इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट एट सच हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि बोलना क्या चाह रहा है, डायरेक्ट आप समझिए क्या, कि एस्ट्रोनॉट में यानी कि अंतरिक्ष में हम लोग को जो क्या है, स्काई है, वो ब्लू कलर के बजाय क्या दिखता है, डार्क कलर दिखता है। क्यों, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, और जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगा, और जब स्कैटरिंग नहीं होगा तो एकदम अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, यानी कि वहां पर पार्टिकल्स नहीं है, ऑब्सेंस ऑफ पार्टिकल, जिसके कारण से स्कैटरिंग नहीं होता है। तो ब्लू कहां देखिएगा, है कि नहीं। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, यानी कि जो सन का कलर है सनराइज होने से पहले या सनसेट होने के बाद हम लोग को रेड कलर क्यों दिखाई देता है। तो फिर से वही बात, क्या होरिजिन के पास सन चला जाता है और डिस्टेंसेस ज्यादा हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा कलर क्या हो जाएगा, स्कैटर होने के बाद हम लोग के पास तक नहीं आ पाएगा, लेकिन रेड कलर का वेवलेंथ मजबूत होने के कारण से वो लाइट क्या हो जाएगा, हम लोग के पास तक आता है। वो देखिए आपका ऐसा लिखा हुआ है क्या, व्हाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ सन एंड सराउंडिंग अपीयर रेड ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज sun is near horizon and therefore the sunlight has to travel larger distance, यानी कि उसको बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर का। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर अवे बाय द पार्टिकल्स, द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर विल रीच आवर आई, दिस वाई सन अपीयर रेड कलर। ये बोलना चाह रहा है क्या, कि लाइट तो सब आते हैं लेकिन डिस्टेंसेज होरिजॉन के पास आ जाता है सन, वहां से डिस्टेंस बहुत ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण से क्या होगा, जो कमजोर होगा यानी कि जो ज्यादा स्कैटर करता होगा वो उधर ही रह जाएगा, और जो कम स्कैटर करता होगा वो हमारे आंखों तक आएगा और हम लोग उसको देख पाएंगे। यानी कि हम लोग कहने का मतलब रेड लाइट को देख पाएंगे और बाकी सब लाइट को हम लोग नहीं देख पाएंगे, यही आपको बताना चाह रहा है कि नहीं। इसलिए क्या होता है, सनराइज के समय और सनसेट के समय हम लोग को बस रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि वही ट्रेवल कर सकता है उतना लंबा डिस्टेंस, क्योंकि स्कैटरिंग क्या करता है, वो कम करता है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड जो चैप्टर है यहाँ पर आपका फिनिश होता है। ठीक है, सारे लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और यहाँ से हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का।